हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जावान पंक्तियां। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए साथियों, आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर ये रहा, ध्यान से सुनते जाइएगा। हाल ही में किसने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, आप सभी समझिएगा, जो भारत के रोड मार्ग जल मार्ग मंत्री होंगे वो है नितिन गडकरी। इन्होंने ही ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड्स, नितिन गडकरी जी ये आंसर है। अब बात करें यहाँ पे अमित शाह। अमित शाह जी भारत के क्या हैं? भारत के ये गृह मंत्री हैं। भारत के ये गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, ये आपको पता होगा। भारत के ये होम मिनिस्टर हैं। वहीं पे बात करें नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। और बात करें प्रकाश जावड़ेकर, ये पर्यावरण एवं जलवायु, भारत के पर्यावरण मंत्री हैं ये, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। देखिए साथियों, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ग्रीन टैक्स क्या होता है। देखिए साथियों, ग्रीन टैक्स होता है, आपको जैसा पता है कि वाहनों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन से बहुत सारे ऐसे प्रदूषण के कारक निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। सभी साथियों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर ध्यान से सुनते जाइए। इस प्रस्ताव के अनुसार 8 साल से अधिक सभी पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स देना होगा। साथियों, यह टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% तक हो सकता है। जितना पुराना वाहन होगा आपको उतना ही ग्रीन टैक्स देना हो सकता है, क्योंकि आपके वाहन से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। साथियों, इस प्रस्ताव में कितने साल? 15 साल पुराने निजी वाहनों पर सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय ग्रीन टैक्स देना होगा। और इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी वाहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे उन्हें पूरी तरीके से चलाया ही नहीं जाएगा, और खासकर सरकारी वाहनों का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज को, इस करंट अफेयर को ध्यान से नोट करते चलिए और पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस राज्य की पहली बार झांकी प्रस्तुत की गई? देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जितनी भी चीजें हुई हैं ये जरूर पूछा जाएगा। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2021 को हमने भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। जैसा कि आपको पता है, तो पहली बार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की झांकी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल का क्या नाम है? मनोज सिन्हा है, ठीक है, मनोज सिन्हा है, ठीक है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 6 जनवरी 2021 को 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया था, और इस मौके पर पहली बार राजपथ में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी शामिल हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, आपको बता दूं कहां पे है लद्दाख। ये है भारत का मैप, ये भारत का मैप आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
भारत का मैप यहां पर है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, और ये वाला हिस्सा जो है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा ये लद्दाख रीजन है। और देखिए फ्रेंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। आप सभी को बता दूं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में हम जयंती मनाते हैं, एकता, उनके याद पे हम मनाते हैं एकता जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद पर। तो साथियों, इस झांकी में क्या देखने को मिल रहा है हमें, लद्दाख की संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाया गया है। और इस झांकी की थीम क्या है, भविष्य का विजन। अब बात करें यहां पर उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर है उपराज्यपाल लद्दाख के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे डाटा, याद करते चलिए, सुनते चलिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे महावीर चक्र देने की घोषणा की है। तो साथियों, इनका नाम है कर्नल संतोष बाबू। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका क्या नाम है, कर्नल संतोष बाबू। इन्हें मिला है महावीर चक्र। देखिए फ्रेंड्स, महावीर चक्र प्रदान किया गया है। साथियों, बहुत सारी जानकारियों को ध्यान से सुनते चलिएगा। 72वें गणतंत्र दिवस के दौरान पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई, और जिसमें एक महावीर चक्र, याद रखिएगा, वीरता पुरस्कार में सबसे पहला एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र और 5 वीर चक्र और 7 शौर्य चक्र शामिल है। ठीक है, तो इतने सारे वीरता पुरस्कार मिले हैं। और इस बार महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, देखिए साथियों, जो संतोष बाबू हैं ये बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। और इनको क्यों मिला है इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लद्दाख में गलवान घाटी है। ठीक है, लद्दाख में गलवान घाटी है। अभी पिछले ही वर्ष काफी हिंसा चल रही थी, लगातार भारत और चीन के बीच में टकरार चल रहा है। तो चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में ये शहीद हो गए थे। तो ये झड़प कब हुई थी, 15 जून पूर्वी लद्दाख की गलवान की घाटी में, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि महावीर चक्र दुश्मन के साथ, महावीर चक्र क्यों दिया जाता है, दुश्मन के साथ युद्ध स्थल में असाधारण वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, इसे कहा जाता है। पर इसके बाद जो दूसरा बड़ा पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, महावीर चक्र। और जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चलिएगा। और इस बार महान वीर कौन बने हैं, हमारे देश के महान वीर का क्या नाम है, संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू जी को सत सत नमन। एक बार सभी कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए देखिए साथियों, मैं जब भी अगर आपसे बात करूं मिसाइल की, हथियारों की, तो आप लोग अपने दिमाग में सभी शेर और शेरनियों इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी मिसाइल की बात की जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए DRDO। ठीक है साथियों, भारत में DRDO एक ऐसी संस्था है जिसका काम होता है मिसाइल, हथियारों का निर्माण करना। तो ये काम किसने किया है, ये भारत के DRDO संस्था ने किया है। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई है। सभी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसरो की स्थापना कब हुई है और इसरो का मुख्यालय कहां है। साथियों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है, के सिवान। ठीक है, इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है, के सिवान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान से सुनिएगा। अब DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है साथियों, अब आपको एक और बात को कमेंट करना है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का क्या नाम है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का क्या नाम है, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक जानकारी और ले लीजिए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर किस मिसाइल का परीक्षण किया है? आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश एनजी क्या है? ये नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय वायुसेना के लिए हवाई खतरों को रोकना, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और आप यहाँ के चेयरमैन के बारे में जान लें तो इन चेयरमैन जी का नाम है सतीश रेड्डी। अब याद कैसे करोगे? ट्रिक से कि जल्दी से सभी रेडी हो जाओ, हमारे दुश्मन क्या है? हमारे दुश्मन हम पे अटैक कर सकते हैं। रेडी हो जाइए डीआरडीओ के अध्यक्ष, रेडी हो जाइए, क्योंकि हमें बनाना है बहुत सारे हथियार और मिसाइल और वेपन्स। ठीक है, चलिए हाल ही में काजा कलेश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, ये व्यक्ति से सवाल है। तो काजा कलेश बनी है एस्टोनिया। किस देश की बनी है? एस्टोनिया देश की। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हाल ही में काजा कलेश एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये किस पार्टी से संबंधित है? इनका पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी। ठीक है, एस्टोनिया, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा एस्टोनिया ये कहां पे है? तो एस्टोनिया यूरोप का एक देश है। ठीक है, देखिए दोस्तों यूरोप कहां पर है, इसको मैप में बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये उत्तरी महाद्वीप है, ये दक्षिणी महाद्वीप है, ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया है। इसके बाद यहां पर देखें, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहां पर एक सागर है, इस सागर का नाम है अटलांटिक महासागर। यहां पर एक सागर है, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और यहां पर है यूरोप। तो यूरोप का यह एक देश है एस्टोनिया। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तल्लिन इसकी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अब एस्टोनिया को ध्यान से देखें कहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जस्ट ये रशिया के बगल में आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये एस्टोनिया कंट्री है। ध्यान से देखिए एस्टोनिया कंट्री कहां पर है? रशिया से एकदम सट के लगा हुआ है और रशिया के बगल में एस्टोनिया देश है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए आप। ठीक है, देखिए साथियों, इस तरफ है बाल्टिक सागर। कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और गल्फ ऑफ रीगा एस्टोनिया के इस तरफ नीचे है। गल्फ क्या कहलाती है? गल्फ वो होता है, वो जल का हिस्सा होता है, वो वाटर का हिस्सा होता है जो जमीन से 3 ओर से घिरा होता है, हम उसे गल्फ कहते हैं। और उसका एक मुहाना, ठीक है, एक मुहाना सागर की तरफ खुला होता है, हम उसे गल्फ कहते हैं। तो यहां पर है गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, ऊपर कौन सा देश है? इनके ऊपर है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, यहां भी एक गल्फ है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड यहां पर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश क्या है? रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस और किस देश के बीच 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो फ्रेंड्स, फ्रांस और स्पेन देश के बीच में 590 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र बनाने का एक समझौता किया गया है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझते हैं हर एक बात को। देखिए फ्रेंड्स, स्पेन और फ्रांस के बीच 590 मेगावाट का सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने पे समझौता हुआ है। सौर ऊर्जा क्या होती है? ये देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, ये सोलर
सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि सूर्य की किरण इस पे पड़ेगी और ये पूरे फोटोवोल्टेक ये सोलर सेल हैं जो क्या करेंगे, सूर्य से निकलती है हीट एनर्जी। ठीक है, सूर्य से ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, जिसे ये क्या करते हैं, सोलर सेल अपने आप को ये चार्ज करके रखते हैं और ये किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत में बदल देते हैं। ठीक है, तो हम सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा तैयार करने के लिए। आप ध्यान से समझिएगा, जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर ऊर्जा होती है, ये अपरंपरागत स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है कि जिसे हम परंपरा के अनुसार यानी बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। और ये जो गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, ये क्या करता है कि हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषण से बचाता है, यानी इससे प्रदूषण नहीं होगा। अब परंपरागत स्रोत कौन से हैं, कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं जिससे देश में प्रदूषण फैलता है, तो वो है कोयला। ठीक है, कोयले के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्रदूषण के कारक हैं, ये सब प्रदूषण फैलाते हैं। तो साथियों, ये सब प्रदूषण के कारक हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं परंपरागत स्रोत जो कई वर्षों से यूज हो रहे हैं। अब धीरे धीरे दुनिया जो है वो गैर परंपरागत स्रोत की तरफ बढ़ रही है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे क्या हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, चले तो साथियों बात आई यहाँ पे स्पेन और फ्रांस की, तो इसको ध्यान से देखिए। यहां पर है स्पेन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं स्पेन और फ्रांस दोनों ही एक पड़ोसी देश हैं। यहां पर देखें आप फ्रांस को, ये स्पेन और फ्रांस है, दोनों यूरोपीय कंट्रीज हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और यहां पर है इनके नीचे जो देखें आप, ये भूमध्य सागर, इसे बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। और फ्रांस से ही लगा हुआ है एक और देश, इसे बोलते हैं इटली। और इटली की कैपिटल, आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। ठीक है, और यहां पर है एक सागर, इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी बोलते हैं, यहां पर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो फ्रांस इधर है, स्पेन इधर है, इटली इधर है। ठीक है, और यहां पर एक माउंटेन है जो कि बहुत ही जलता रहता है, हमेशा ही ये एक्टिव वॉल्केनो है, और इसका क्या नाम है, माउंट एटना। ठीक है, माफ कीजिएगा, माउंट स्ट्रोम्बली। इसे भूमध्य सागर का जो है लाइट भी कहते हैं, स्ट्रोम्बली, माउंट स्ट्रोम्बली। ठीक है, यहां पर ऐसा ज्वालामुखी है जो हमेशा धधकता रहता है, मतलब हमेशा जलता रहता है। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बली। चलिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया है? तो साथियों, केपी शर्मा ओली को निष्कासित किया है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये नेपाल देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो केपी शर्मा ओली हैं वो किस पार्टी से थे? ये थे, याद रखिएगा, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन्हें क्यों निष्कासित किया गया है? क्योंकि इन्होंने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। 20 दिसंबर 2020 को इन्होंने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। क्या होता है भंग करना? देखिए फ्रेंड्स, भंग करने का मतलब होता है सरकार गिरा देना या फिर इस्तीफा दे देना। ठीक है, तो देखिए साथियों, भारत में भी संसद को भंग किया जा सकता है यदि कोई भी प्रधानमंत्री या जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दे, तो अपने आप ही जो संसद होगी वो भंग हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए आप? तो प्रधानमंत्री भी भंग कर सकता है इस संसद को, या फिर
एक ऐसा मोशन पारित हो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो भी भंग हो सकती है। और फिर यदि कार्यकाल पूरा हो गया संसद का, 5 साल पूरे हो गए, तो भी भंग हो सकता है। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति जी का नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और संसद को भंग कर दी गई। तो नेपाल के राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। मैं आपको बता दूं, नेपाल पे बहुत सारे ऊंचे पर्वत हैं। नेपाल पे पूरा नेपाल जो है ग्रेटर हिमालय से बना है, बृहत हिमालय। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं और पर्वत हैं जिसे हम हिमालय बोलते हैं। और यहाँ पर एक ग्रेटर हिमालय है, बृहत हिमालय है जिसे हम बोलते हैं बृहत हिमालय। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, वो कहां पर है? वो इसी हिमालय पे है, उसी बृहत हिमालय पर। चलिए नेपाल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी को जान लेते हैं। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाल की राजभाषा है नेपाली। यहाँ पे नेपाली बोली जाती है। और जो नेपाल की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है वो है काठमांडू। यहाँ पर आप देखिए गौर से, नेपाल है। नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं इसको भी देख लीजिए आप। नेपाल से इस तरफ एक राज्य लगता है, इस राज्य का नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इस तरफ जो है ये है चाइना। ठीक है, और इस तरफ आप देखें अगर ध्यान से तो उत्तर प्रदेश है, बिहार की भी सीमा छूती है नेपाल को, और इस तरफ है सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल के 85% जो नागरिक है वो हिंदू धर्मावलंबी यानी हिंदू धर्म को मानते हैं, स्वीकारते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान से समझिएगा। नेपाल के ऊपर एक नदी है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में शांगपो बोलते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं पवित्र नदी, शांगपो रिवर बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये तिब्बत में बहती है। तो नेपाल के इस तरफ जो पूरा रीजन है ये चाइना के अंतर्गत आता है। अब इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, नासा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्पेस एरोनॉटिकल एजेंसी। ठीक है, ये जो एजेंसी है ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ये कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की है। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। और जो स्पेस एक्स है ये भी अमेरिका की है, लेकिन इसके जो मालिक हैं इनका नाम है इलोन मस्क। इनका बहुत बड़ा सपना है कि ये सभी जो धरती के नागरिक हैं उन सभी को यात्रा कराने के लिए चंद्रमा पे ले जाएं। और साथियों ये अभी दुनिया के सबसे फर्स्ट रिचेस्ट मैन बन गए थे। ठीक है, अभी भी हैं और इनकी पोजीशन बदलती रहती है। इलोन मस्क और जेफ बेजोस के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इसरो है साथियों, कब स्थापित हुआ था? 1969 में इसरो स्थापित हुआ है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में है। और के सिवान यहां के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए तो एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स। ठीक है, और इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 9 रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये रिकॉर्ड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पास था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात किया था। 2017 फरवरी 2017 में इसरो ने यह रिकॉर्ड बनाया था। अब स्पेस एक्स के बारे में सारी जानकारी को जान लेते हैं।
देखिए स्पेस एक्स जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के हथॉर्न में है और साथियों यह अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता हैं और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। देखिए साथियों स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड कराया है। देखिए ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, ये निजी कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ऐप एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ऐप एक कार्यक्रम शुरू किया है निर्वाचन आयोग ने। तो फ्रेंड्स यहां पर है एमपीपीएससी व्यापम के बारे में आपको जानकारी जो आपको जाननी है जरूरी, ध्यान से सुनिए। अनअकैडमी के बारे में, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यदि आपको करनी है तैयारी एमपीपीएससी और व्यापम की तो आइए ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। साथियों यहाँ पर आपको मिलेगा 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। साथियों यदि आपको ये सारे फ्री प्लान्स चाहिए तो अभी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी और यहाँ पर आप गोल सिलेक्ट करें एमपीपीएससी एंड व्यापम और कोड यूज कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। साथियों सभी प्लान को फ्री एक्सेस करना के लिए आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। साथियों यदि आप अपना प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप बैच में। जो यहाँ पे टॉप 3 रैंकर होगा उससे मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। यहाँ पर आपको डेट्स दी गई हैं 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी। तो तैयार हो जाइए। साथियों यदि आपको प्लस बैच ज्वाइन करना है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन तो हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे आपको मिलेगा 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच। साथियों 14 जनवरी से हमारे प्रीलिम क्लियर करने के लिए एक ऐसा बैच ज्वाइन कीजिए जो केवल 60 डेज में आपका क्रैश कोर्स होगा और ये बैच 14 जनवरी से शुरू हो चुका है जो 10 मार्च को एंड होगा। आप अभी एनरोल कर सकते हैं इस बैच को। साथियों यदि आपको 60 डेज का रिवीजन कोर्स करना है केवल एमसीक्यू सीरीज के साथ तो ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी जो है एमपी की टॉप एजुकेटर्स। साथियों यदि आप 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये डेट 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आप आज भी एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। तो साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विजेस। यदि आपने पहले से ही पढ़ लिया है तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स बैच। और साथियों यदि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है 2019 का तो आपके लिए एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच, स्वप्न पूर्ति बैच। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम को सिलेक्ट करें, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन पे सिलेक्ट करें तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और ध्यान रहे कोड यूज करना है राजा नंबर 1, तभी आपको हमारे 10% डिस्काउंट तुरंत ही मिलेंगे। तो साथियों डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। देखिए फ्रेंड्स भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है भारत के निवासियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। तो ईसीआई भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम लॉन्च किया है इन्होंने। नए डिजिटल कार्ड को 5 राज्यों में केरल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनावों को ध्यान रखते हुए लॉन्च किया गया है। बात करें ईसीआई की तो ईसीआई जो है, जब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की तो संविधान में अनुच्छेद 324 के अनुसार इसकी स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। ये भारत में कई चुनाव को कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे चुनाव ये कराते हैं। लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव और राज्य विधान परिषद के चुनाव भी ये आयोजित कराते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही करवाते हैं और यह एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे भारत में गरीबों को खाना भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ बदलते हुए ट्रेंड्स देखने को मिले। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। तो ऑक्सफैम ने हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है द इनइक्वालिटी वायरस, क्योंकि आपको पता है 2020 वायरस का साल घोषित था। ये वायरस को डेडिकेटेड है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं को और भी गहरा कर दिया है। असमानता क्या है, इनइक्वालिटी क्या है? देखिए फ्रेंड्स, 2020 में जहां लॉकडाउन लगा हुआ था, लाखों लोगों की रोजगार एक घंटे में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 2020 में बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन गई, व्यापार बंद हो गए, लेकिन कुछ भारत में ऐसे लोग थे, विश्व में ऐसे लोग थे जो उस समय भी उनकी नेटवर्थ बढ़ती ही जा रही थी। और फ्रेंड्स, इस चीज को देखते हुए एक गहरी असमानता बनी है, इसीलिए एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है द इनइक्वालिटी वायरस, जिसे ऑक्सफैम ने जारी किया है। ठीक है, तो लॉकडाउन के दौरान भारत के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है। केवल भारत में ही नहीं, भारत में अगर देखें तो यहाँ पर अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस सभी देशों में इसका इजाफा हुआ है। बात करें यदि दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, वो है 6वां स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, यहां पर हमारे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाते हैं खत्म। और आज 27 जनवरी और 27 जनवरी से रिलेटेड सभी ऐतिहासिक घटनाओं को हम देख लेते हैं। 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया था। देखिए फ्रेंड्स, बल्ब का पेटेंट कब कराया था? 1880 में। आपको पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार बल्ब पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर के बल्ब बना था और आज पूरी दुनिया, और इसे उस समय टेलीवाइजर का नाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा कि जो टेलीविजन का आविष्कार किया है उनका क्या नाम है? जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, और 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने दक्षिण अमेरिका के लिए पहला राजदूत नियुक्त किया था। और 1967 में अपोलो 1 दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी, आज के दिन ही। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टडी कर चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।